तो आज जो है हम लोग फिनॉल की प्रॉपर्टीज़ को लेके डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द पार्ट थर्ड ऑफ फिनॉल्स। तो प्रॉपर्टीज़ में दो हिस्से, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स। तो लेट वी स्टार्ट इट। देखो जरा, प्रॉपर्टीज़ में अगर देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो शुद्ध फिनॉल होता है वो रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। फिनॉल जो होता है वो रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, एकदम जैसे आपने शुगर देखा होगा या जो मिश्री होती है, जस्ट लाइक दैट। क्रिस्टल्स भी वैसे ही लगभग, और एकदम ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स सॉलिड होते हैं वो, या क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जो शुद्ध फिनॉल का गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट जिस पे वो मेल्ट होता है, वो 42 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो 182 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फिनॉल को रख दिया जाए, मतलब एक्सपोज कर दिया जाए, एयर में रख दिया जाए ऐसे ही, तो उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। और ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ जो अभी आपको सफ़ेद या रंगहीन क्रिस्टल दिखाई दे रहा था, वो हल्का गुलाबी होना शुरू हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का कारण है ये, जो फिनॉल है, फिनॉल मतलब बेंजीन पर OH, ये ऑक्सीडाइज्ड होने लगता है और बनाने लगता है पैरा बेंजोक्विनोन। ये अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगा तो हम बता देंगे आपको। दिस इज़ पैरा बेंजोक्विनोन। तो पैरा बेंजोक्विनोन बनने के कारण, इस पैरा बेंजोक्विनोन बनने के कारण जो रंग है फिनॉल का वो गुलाबी हो जाता है। ठीक है, इसी को हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन। फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो गया तो रंग गुलाबी हो गया। जल में बहुत कम घुलता है, अप्रॉक्सीमेटली 9% सॉल्युबिलिटी होती है। तो फिनॉल की जल में जो सॉल्युबिलिटी है लगभग 9% होती है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें, लगभग 65 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो फिनॉल जो है, फिनॉल जल में पूर्ण विलय हो जाएगा। फिनॉल जल में पूर्ण विलय हो जाता है अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो जल में फिनॉल की विलेयता है वो बढ़ जाएगी। और जो भी अल्प विलेयता है या फिनॉल पानी में घुल रहा है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो वो क्यों घुल रहा है? क्योंकि फिनॉल और जल के अणुओं के बीच में इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड शुरू हो जाता है। जी हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, क्या बोलते हैं बेटा इसको? अंतरा अणुक। आप जानते हैं ना कि दो प्रकार के हाइड्रोजन बंध होते हैं। एक अंतरा अणुक होता है अणुओं के बीच में, अलग अलग अणुओं के बीच में, एक ही पदार्थ के दो अणुओं के बीच में। और एक होता है अंतः अणुक, एक ही अणु के किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में अगर बनने लगे, वो भी ORH या NH या FH, अगर एक ही अणु में दोनों मौजूद हैं तब। तो ये फिलहाल जो होता है वो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होता है। तो फिनॉल और जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये है फिनॉल और ये है जल। यहाँ पर आप जानते हैं माइनस, ये प्लस माइनस, तो इसके बीच में एक पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, इस ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होगा, एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी बॉन्ड के बनने के कारण फिनॉल जल में घुल जाते हैं, और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाती है। फिनॉल जो है वो कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, एसीटोन, ईथर, अल्कोहल, इन सब में पूरी तरह से विलय होते हैं, क्योंकि फिनॉल भी कार्बनिक यौगिक है और बड़ी आसानी से घुल जाते हैं। फिनॉल जो है वो विषैला होता है, और अगर ये इसका जो लिक्विड है, अगर ये स्किन के संपर्क में आए तो फफोले उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ये ब्लिस्टर्स उत्पन्न करता है, त्वचा पर कोरोसिव, जैसे H2SO4 सांद्र H2SO4 संक्षारक होता है तेजाब, वैसे ही फिनॉल भी जो है वो संक्षारक होता है, त्वचा के संपर्क में आने पर त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है बेटा, एक और ख़ास बात हम बताते हैं आपको फिनॉल के बारे में। फिनॉल जो है वो एंटीसेप्टिक भी होता है। फिनॉल एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट भी होता है। डिसइंफेक्टेंट भी होता है, मतलब ये एंटीसेप्टिक की हिंदी में बोलते हैं हम प्रतिरोधी, और डिसइंफेक्टेंट को बोलते हैं विसंक्रामी। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक मतलब जैसे डेटॉल साबुन आता है, डेटॉल वो भी फिनॉल का ही डेरिवेटिव है। अभी यूजेज आएगा तो हम और बताएंगे आपको।
फिनॉल जो है उससे डिटॉल बनता है, फिनॉल से कई ऐसे एंटीसेप्टिक जो क्रीम होते हैं उसमें भी फिनॉल पड़ता है, जो लिक्विड होता है उसमें भी पड़ता है। तो इसका एंटीसेप्टिक नेचर होता है ये, लेकिन बहुत कम प्रतिशत मात्रा में होती है। और विसंक्रामी, आप जानते हैं फिनॉल की बॉटल आती है जिससे मॉपिंग की जाती है, फर्श पे पोछा लगाया जाता है ना, तो उसके लिए भी फिनाइल या फिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसका नेचर जो है वो डिसइंफेक्टेंट मतलब कीटाणुओं को, जो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है ये, इसलिए इसका उपयोग विसंक्रामी पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज सिंपल लिटिल बिट अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। अगला जो पार्ट है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, तो देखते हैं उसे। फिनॉल में अगर आप देखें तो दो पार्ट हैं। फिनॉल में अगर आप देखें तो यहाँ दो हिस्से हैं, एक तो बेंजीन वाला हिस्सा है और एक OH वाला हिस्सा। तो एक पार्ट तो ये हो गया और दूसरा पार्ट ये है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसी तरीके से डील करेंगे। एक ऐसे रिएक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं पहले जो OH रिलेटेड हो, मतलब फिनॉल का जो OH है उससे संबंधित अभिक्रियाएँ होंगी, पहला पार्ट ये है। और दूसरा OH जो है वो एज इट इज़ सेफ रहेगा। जो भी रिएक्शंस की कंडीशंस डेवलप की जाएंगी उनका एक्शन सिर्फ इस बेंजीन रिंग पे होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे रिएक्शंस जो केवल और केवल OH पे एक्शन करेंगे, बेंजीन एज इट इज़ अछोड़े रहेगा, बेंजीन अनअफेक्टेड रहेगा। दूसरे कुछ ऐसे रिएक्शंस की कंडीशन पैदा की जाएंगी, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसे अभिकारक रखे जाएंगे वहाँ पर जिससे अभिक्रिया केवल बेंजीन रिंग पे हो, OH जैसा है एज इट इज़ पड़ा रहे। क्लियर? तो रिएक्शंस होंगी OH समूह की अभिक्रियाएँ, दूसरा बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएँ। इस OH में आप जानते हैं कि फिनॉल का रिलेशन कहीं ना कहीं अल्कोहल से हम करने की कोशिश करते हैं। अब ये अलग बात है कि फिनॉल में जो OH है वो एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि अल्कोहल में OH एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो OH का करेक्टर, OH का जो करेक्टर है फिनॉल में, वो अल्कोहल से मैच भी करता है और मैच नहीं भी करता, मतलब सिमिलरिटी भी शो करता है और डिससिमिलरिटी भी शो करता है। तो इसलिए OH से संबंधित अभिक्रियाओं को हम दो भागों में बांट रहे हैं। हम पहले वो रिएक्शन देखने वाले हैं जो अल्कोहल में नहीं होती हैं, मतलब OH से रिलेटेड रिएक्शंस होती हैं लेकिन वो केवल और केवल स्पेशली फॉर फिनॉल्स, वो केवल और केवल फिनॉल के संबंध में रिएक्शन होती है, अल्कोहल में ऐसी अभिक्रियाएँ नहीं होती। और दूसरा ये ऐसे रिएक्शन देखेंगे जो जैसा अल्कोहल में होता है वैसा ही फिनॉल में होता है, मतलब जैसा अल्कोहल का OH बिहेव करता है वैसा ही फिनॉल का OH भी बिहेव करता है। तो ये जो बात है, इस अल्कोहल से भिन्न अभिक्रियाओं में हम सबसे पहले आपसे डिस्कस करेंगे बेटा अम्लीय प्रकृति। ध्यान रखिए, ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। आपको बहुत मज़ा आएगा इस टॉपिक के अंदर। तो लेट वी स्टार्ट इट। अब देखिए जरा, एसिडिक प्रॉपर्टी में, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स में कुछ फैक्ट हैं, पहले वो समझते हैं, फिर उसके क्या क्या एस्पेक्ट पढ़ेंगे। फिनॉल के डेरिवेटिव्स ये देखेंगे, फिनॉल की अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिले, जैसे क्रेसॉल मिले, नाइट्रोफिनॉल मिले, या डाईहाइड्रिक अल्कोहल मिले, क्रेसॉल मिले, अगर इन सब की एसिडिक प्रॉपर्टी को हम कंपेयर करें तो कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले इनिशियल्स चलते हैं। शुरुआत में फिनॉल और दूसरे कार्बनिक यौगिकों के बीच में अम्लीय प्रबलता का क्या क्रम है या उनके सापेक्षता का क्या प्रभाव पड़ता है, कौन प्रबल कौन दुर्बल, पहले वो, फिर कुछ और एस्पेक्ट देखते हैं। क्लियर? फिनॉल जो है दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। एक चीज़ तो ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो फिनॉल ऑर्गेनिक में, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बनिक रिएक्शंस में या कार्बनिक यौगिकों में, हम पूरी केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी इंक्लूड कर रहे हैं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो आयनन स्थिरांक का मान आता है वो 10⁻⁻4 या 10⁻⁻5 के रेंज में आता है। तो 10⁻⁻4 या 10⁻⁻5 के रेंज में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अम्लों का आयनन स्थिरांक का मान, K की वैल्यू जो होती है उसका मान जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 10⁻⁻4 से 10⁻⁻5 के आसपास आता है। ठीक है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माने जाते हैं। दूसरा, अगर वैसे आप चेक करेंगे ना, पूरी केमिस्ट्री में चेक करेंगे तब तो पर क्लोरिक एसिड मिलेगा आपको, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जितने भी रसायन में हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा प्रबल अम्लीय पदार्थ अगर कोई है तो वो है पर क्लोरिक एसिड HClO4। ठीक है, फिलहाल अब ऑर्गेनिक पे आ जाओ। तो कार्बनिक यौगिकों में अगर हम देखें तो फिनॉल जो है वो अल्कोहल से प्रबल होता है, लेकिन कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3,
H2CO3 है ना, या कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक दैट फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, इन सब से दुर्बल होता है फिनॉल अम्लीय प्रकृति में, लेकिन अल्कोहल से प्रबल होता है। तो ये जो लिखा हुआ है ये अम्लीय प्रबलता का घटता क्रम लिखा है, अम्लीय प्रबलता का घटता क्रम। अब देखिए बेटा यहाँ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स RCOOH, कार्बोनिक एसिड मीन्स H2CO3, फिनॉल मीन्स PHOH या C6H5OH, और एल्कोहल मतलब ROH। समझ रहे हैं आप? तो एल्कोहल दुर्बल है फिनॉल की अपेक्षा, क्यों है अभी रीज़न देखते हैं। कार्बोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब हैं प्रबल, किससे? फिनॉल से। तो एक एक करके फैक्ट चलते हैं पहले। अब आप जानते हैं कि अगर अम्लीय प्रबलता को अगर हमें तुलना करनी हो तो हम K की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। K ये है अम्ल का आयनन स्थिरांक, अम्ल का आयनन स्थिरांक, ठीक है बेटा, अम्ल का आयनन स्थिरांक। जब पदार्थ विलयन की दशा में होता है तो पदार्थ के अवियोजित भाग और वियोजित आयनों के मध्य में साम्यावस्था स्थापित होती है, और उस साम्यावस्था पर जो साम्य स्थिरांक प्राप्त होता है, चूँकि पदार्थ दुर्बल रूप से अपघटित होगा या आयनित होगा, तो जो साम्य स्थिरांक होगा, जैसे हम बता देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए ये एक Ha है और ये टूट गया H+A- में, तो ये दुर्बल अम्ल है। मान लीजिए Ha जो है दुर्बल अम्ल है, ये H+ आयन, ये नेगेटिव पार्ट, अगर इसके बीच में साम्यावस्था स्थापित की जाए तो यहाँ मिलेगा क्या? H+ × A-। ये ध्यान रखिएगा, सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। और Ha अगर दुर्बल है, वीक एसिड है, तो इसको इधर कर दोगे तो Kc × एक्टिव मास ऑफ Ha = एक्टिव मास ऑफ H+ × एक्टिव मास ऑफ A-। अब ये कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि अगर दुर्बल है तो पदार्थ के जो वियोजित भाग होंगे वो बहुत कम होंगे, अर्थात यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन होगा ये अगले लगभग प्रारंभिक कंसंट्रेशन के लगभग बराबर होगा। तो ये वैल्यू कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट की जगह पर हम क्या रखते हैं? K, दैट इज अम्ल का आयनन स्थिरांक। A क्या है? एसिड, दिस इज आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो K = हो गया एक्टिव मास ऑफ H+ × A-, नेगेटिव पार्ट है ये H+ आयन। क्लियर? अब ये जो K का मान होता है वो प्रत्येक अम्ल के लिए स्थिर ताप पर नियत होता है। ये K की वैल्यू जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमेशा कांस्टेंट होती है। ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा? ये कांस्टेंट होता है, हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है और नियत होता है। अब आप यहाँ इन सब के लिए देखिए, हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रेंज बता दे रहे हैं आपको। जैसे ये है RCOH, H2CO3, ये फिनॉल C6H5OH। चलो पानी भी ले लेते हैं, पानी का भी हो गया, और ROH मतलब एल्कोहल। अगर इसकी K की वैल्यू चेक की जाए यहाँ पर तो रेंज है बेटा, ध्यान रखिएगा, हम पावर बता रहे हैं केवल आपको। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 के आसपास, ये 10⁻⁻7 के करीब होता है, ये 10⁻⁻10 के करीब होता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फिनॉल्स उसमें रेंज करता है अलग अलग वैल्यू। अब जहाँ तक पर्टिकुलर इसी फिनॉल की बात है तो वो आती है 1.1 10⁻⁻10, इतनी वैल्यू आती है एग्जैक्ट, लेकिन हम ये सब नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ इतनी लिख रहे हैं 10⁻⁻10, ठीक है, रेंज बता रहे हैं। पानी के बारे में आप जानते ही हैं, pH वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं तो पानी के लिए KW लिखते हैं वहाँ, वाटर, तो वो आ जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है 10⁻⁻14, ये फिक्स है। एल्कोहल के लिए अगर आप देखेंगे तो अलग अलग आता है -18 के आसपास, ठीक। यहाँ जो वैल्यू है मल्टीप्लाइड फॉर्म में वो हमने नहीं लिखा, हमने सिर्फ रेंज लिख दिया है। क्लियर? अब एक चीज़ और, आप ये भी जानते हैं कि जो जैसे pH होता है, pH दिस इज pH = क्या? -log H+ कंसंट्रेशन लिखते हैं बेटा। हाइड्रोजन आयन सांद्रता का जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है वो क्या कहलाता है? pH। हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नेगेटिव लॉगरिथम क्या कहलाता है? pH। तो pH, अब इस H+ की जगह पर हम ये रख दे रहे हैं Ka, तो ये क्या हो जाएगा? pKa -log Ka बराबर क्या हो जाएगा? pKa। तो अगर आप pKa की वैल्यू को एसिडिक स्ट्रेंथ से कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा फैक्ट याद रखिएगा कि अगर K की वैल्यू या pKa की वैल्यू दी गई हो और उससे हमें एसिडिक स्ट्रेंथ पता करनी हो तो ये एकदम रेसिप्रोकल होता है बेटा, उल्टा एकदम। मतलब जिसकी pKa की वैल्यू ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम।
ध्यान रखना, जिसकी pKa की वैल्यू ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम, और उल्टा कर दो, जिसकी pKa की वैल्यू कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, आपको हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं, और ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम में तो हेल्प करना ही करना है आपको, इससे हेल्प लेना ही लेना है आपको इससे, इस कॉन्सेप्ट से कि pKa की वैल्यू अगर कम होगी तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, या वाइस वर्सा, pKa की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। अब इस बेस पर ये जो K लिखा है, इसी के बेस पर हम pKa की वैल्यू पता कर देते हैं। तो pKa की वैल्यू पावर है ना, पावर ऑफ K, जैसे pH क्या बोलते हैं आप, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज pH वैल्यू, सेम एज पावर ऑफ K, पावर ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट, इसकी जो पावर होगी वही क्या होगी, pK। तो इसकी पावर कितनी है 5, इसकी पावर कितनी है 7, इसकी पावर कितनी है 10, इसकी 14 और इसकी 18। क्लियर। तो अब आप इसमें देखें तो यहाँ पर pKa की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, pKa की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, देखो बढ़ रही है, ये pKa की वैल्यू के रेस्पेक्ट में है। अच्छा ये वाली वैल्यू क्या थी, ये वाली वैल्यू K की वैल्यू, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये और कम है, ये और कम है, ये सबसे कम हो गया, तो ये है। क्लियर। अब इस pKa की वैल्यू से एसिडिक स्ट्रेंथ पता करो, हमने क्या बोला अभी, जिसकी pKa की वैल्यू कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ये देखो, जिसकी pKa की वैल्यू कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक, pKa की वैल्यू कम एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ये फैक्ट याद रखो, pKa की वैल्यू कम एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। जैसे एसिड का होता है वैसे ही बेस का होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, बेस का भी ऐसे ही होता है, pKb, और यहाँ होता है बेसिक स्ट्रेंथ, ध्यान रखो, इसे बहुत ज़रूरी है ये भी फैक्ट याद रखो। pKb जो है ये प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब pKb की वैल्यू कम बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, pKb की वैल्यू कम बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, सेम pKa की वैल्यू कम, pKa पावर ऑफ K की वैल्यू कम और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो pKa की वैल्यू सबसे कम किसकी है, इसकी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, pKa की वैल्यू इसकी सबसे कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इसका होगा ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा, मतलब इसका उससे कम, फिर और कम, फिर और कम और सबसे कम। क्लियर। तो एल्कोहल जो है इन कार्बनिक यौगिकों में देखें आप, तो एल्कोहल की अम्लीय प्रबलता सबसे कम है जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रबलता सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, बहुत बड़ा फैक्ट था, याद रखेंगे इसे रीज़न वाइज। pKa की वैल्यू RCOOH की कम होती है इसलिए इसकी अम्लीय प्रबलता सबसे ज़्यादा होती है। रीज़न ये तो हमने वैल्यू के बेस पर बताया है, रीज़न जो है इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है ना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इन सभी की अपेक्षा, इसीलिए कार्बोक्सिलेट आयन जब ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो उसकी अम्लीय प्रबलता ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात वहाँ से H प्लस आयन बड़ी आसानी से निकल जाएगा। क्लियर। एक फैक्ट हमने बताया था आपको, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, इसके पहले भी कई पार्ट में हम बता चुके हैं आपको कि अगर कोई पदार्थ है उसमें से किसी हिस्से को निकाल दिया जाए और वो बच गया, कोई अणु है उसमें से किसी परमाणु या परमाणु समूह को निकाल दो, निकल गया, अब बचा कुछ, अगर ये ज़्यादा स्थायी है, ध्यान रखना, ये जो बचा अगर वो ज़्यादा स्थायी है तो जो उसका अणु होगा वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। आई रिपीट इट अगेन, ये कोई पदार्थ है, ये कोई अणु है, इसमें से किसी परमाणु या समूह को अगर निकाल दिया जाए तो जो बचेगा, ये जो बच रहा है, अगर ये ज़्यादा स्थायी है, जो बच रहा है बेटा वो, अगर ये ज़्यादा स्थायी है तो इसका जो अणु होगा वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। क्लियर। सेम एज यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाओगे, यहाँ भी लगाओगे, यहाँ भी लगाओगे, अभी दिखाते हैं हम आपको। तो कार्बोक्सिलेट आयन जो बनता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इसके अणु से ये ज़्यादा क्रियाशील होगा और इसके अणु से H प्लस का निष्कासन बहुत आसानी से हो जाएगा। क्लियर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। pKa की वैल्यू के रेस्पेक्ट में हम अम्लीय प्रबलता फिनॉल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और HOH और एल्कोहल के साथ। क्लियर। इसके कुछ और फैक्ट देखो, अब एक फैक्ट देखो, अगर कार्बोनिक एसिड जो H2CO3 है वो ज़्यादा एसिडिक है और फिनॉल कम एसिडिक है, तो कार्बोनिक एसिड ध्यान रखना बेटा, कार्बोनिक NiC है वो, तो कार्बोनिक एसिड की अम्लीय प्रबलता ज़्यादा है, फिनॉल की अम्लीय प्रबलता कम। ठीक, एक तो रीज़न उसे समझ गए आप कि H2CO3 इन दोनों के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं, और ये C6H5, अब इन्हीं के फैक्ट बता रहे हो, इनका रीज़न क्या होगा, कैसे निकल के आएगा ये। तो ये ज़्यादा अम्लीय है और ये कम अम्लीय है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि अगर वो तो वैल्यू के बेस पे ही निकल जाएगा, 10 पे पावर -7 दिख रहा था, 10 पे पावर -10 निकल रहा था। अगर कार्बोनिक एसिड, या कह सकते हैं अगर हम सोडियम फेनॉक्साइड आयन ले लें, सोडियम फेनॉक्साइड आयन मतलब C6H5ONA ले लें,
C6H5ONA, क्लियर। इस C6H5ONA को अगर हम इसके जलीय विलयन में CO2 गैस प्रोवाइड करें, ध्यान रखना इन दोनों के मिलने से क्या बनने वाला है, H2CO3, समझ रहे हैं आप। तो जो ये कार्बोनिक एसिड है, मतलब इस सोडियम फेनॉक्साइड के जलीय विलयन में अगर हम CO2 गैस पास कर दे रहे हैं तो जलीय जल के और CO2 के साथ आपस में क्रिया होने पे क्या बन जाएगा, H2CO3। तो यहाँ से H+ का निष्कासन बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के कंपेयर में H2CO3 ज़्यादा अम्लीय है। तो ये जो H+ आयन है ये यहाँ से Na+ को हटा देगा, मतलब आपको उत्पाद में क्या मिलने वाला है, फिनॉल और प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बन जाएगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि अगर हम सोडियम फेनॉक्साइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रोवाइड कर दें तो हमें फिनॉल मिल जाएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर हम सोडियम फेनॉक्साइड, जिसे सोडियम फेनॉक्साइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रोवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा बेटा, फिनॉल। अब इसका दूसरा हिस्सा देखो, दूसरा एस्पेक्ट क्या है। अगर आप फिनॉल ले लीजिए, फिनॉल, और उसमें मिला दीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, देयर विल बी नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं होने वाली है। क्यों? कारण क्या है, ये जो बाइकार्बोनेट वाला पार्ट है ना, ये पार्ट वास्तव में किसका हिस्सा है, H2CO3 का हिस्सा है। और H2CO3 के बारे में आप जानते हैं कि H2CO3 जो है फिनॉल से ज़्यादा अम्लीय होता है। तो यहाँ से H+, यहाँ से जो है ये H+ निकल सकता है। लेकिन एक बात समझिए आप, अगर ये H+ ये दे देगा तो कंपाउंड तो कुछ बनने वाला नहीं। लेकिन अगर इस रिएक्शन में अगर हम ये सोच रहे हैं C6H5ONA प्लस H2CO3 अगर हो जाए तो H+ दिया किसने, H+ दिया फिनॉल ने। क्या पॉसिबल है कि H2CO3 वहाँ उपस्थित हो या H2CO3 का कोई सॉल्ट उपस्थित हो और वो फिनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा हो, फिनॉल H+ दे? पॉसिबल ही नहीं है। कारण फिनॉल की अम्लीय प्रबलता कम है किससे, H2CO3 या उसके सॉल्ट से, इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, मतलब यहाँ पर ये वाला उत्पाद कोई बनने वाला नहीं है। इसीलिए तो एक सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप फिनॉल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराएंगे तो वहाँ कोई अपक्रिया नहीं होगी। फिर से बोल रहे हैं हम, फिनॉल की अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से अपक्रिया कराएंगे तो वहाँ कोई भी अपक्रिया नहीं होने वाली है। रीज़न यही है कि ये प्रबल अम्लीय है और यहाँ से H+ इसकी उपस्थिति में नहीं निकलेगा। ये दुर्बल है तो इसकी उपस्थिति में नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हैं आप, ये दुर्बल है इसलिए H+ नहीं निकालेगा। तो फिनॉल की सोडियम बाइकार्बोनेट से कोई अपक्रिया नहीं होती। लेकिन अगर इसके उलट हम सोडियम फेनॉक्साइड ले लें और उसमें हम उसके जलीय विलयन में हम CO2 गैस प्रोवाइड कर दें तो बड़ी आसानी से फिनॉल अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन से H+ कौन देने वाला है, अब की बार H+ ये देने वाला है। ये रिएक्शन या प्रैक्टिकल प्रूफ ये बताता है कि H2CO3 की अम्लीय प्रबलता फिनॉल से कहीं ज़्यादा है। ठीक, दूसरे हिस्से पे आओ। ये सारे छोटे छोटे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, तो फैक्ट याद रखिएगा बेटा कि फिनॉल की सोडियम बाइकार्बोनेट से अपक्रिया कराओगे देयर विल बी नो प्रोडक्ट, नो रिएक्शन। लेकिन अगर हम सोडियम फेनॉक्साइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे तो फिनॉल हमें प्राप्त हो जाएगा। ये रिएक्शन दर्शाते हैं कि कार्बोनिक एसिड या उसके लवण की अम्लीय प्रबलता फिनॉल से कहीं ज़्यादा है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 या उसके लवण की अम्लीय प्रबलता फिनॉल से कहीं ज़्यादा है। अब दूसरा हिस्सा देखो, एक और फैक्ट हम ले रहे हैं। अब आ जाओ इस पर, C6H5OH ये ज़्यादा अम्लीय है किससे, अल्कोहल से। ठीक है, फिनॉल ज़्यादा अम्लीय है किससे, अल्कोहल से। अब फिनॉल के वैसे वैल्यू से भी कंपेयर कर सकते हो, 10 पे पावर -10 और 10 पे पावर -18। तो इसके Ka की वैल्यू आएगी, 10 पे पावर -10, 1.3 या 1.1, वो डिफरेंट टाइप ऑफ फिनॉल पे डिपेंड करता है। तो हमने रेंज जो पावर थी हमने वही उठाई है, सिर्फ 10 पे पावर -10 के रेंज में, और इसका है बेटा 10 पे पावर -18 के रेंज में। तो ये दुर्बल अम्ल है और ये प्रबल अम्ल है। क्लियर? तो अगर हम इसको इस तरह से कंपेयर करें आयनन स्थिरांक के आधार पर तो ये बनेगा क्या, फेनॉक्साइड आयन, और ये हो गया H+। दिस इज़ फेनॉक्साइड आयन। अगर इनका 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, ठीक, उस पर अगर आप कंपेयर करोगे तो फिनॉल के केस में जो वैल्यू मिलेगी वो 1.1 10⁻⁻10 के आसपास मिलेगी। और जो आएगा इक्वेशन वो आएगा, ये यहाँ लिख देते हैं,
C6H5O माइनस और ये हो गया बेटा H प्लस। तो फिनॉक्साइड आयन और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट आएगा वो लगभग इतना आता है। कुछ समझ में आ रहा है? अब जो फिनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। जो फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है और रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाने के कारण फिनॉल की सक्रियता ज़्यादा हो जाती है या फिनॉल की अम्लीय प्रबलता मतलब टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन ये ज़्यादा हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट फिर से ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आप कि किसी अणु से किसी परमाणु या समूह के निष्कासन के बाद जो बचा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया ना, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, दिस इज़ मोर स्टेबल। और जब ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, जो बचा वो ज़्यादा स्थायी है तो उसका अणु जो होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। जो बचा वो ज़्यादा स्थायी तो उसका अणु ज़्यादा क्रियाशील हो गया। क्लियर? इसीलिए फिनॉल की अम्लीय प्रबलता ज़्यादा। अब इसी केस को फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, अभी हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे। एल्कोहल के बारे में देखो, एल्कोहल इसको अगर डिसोशिएट किया जाए तो ये बना RO माइनस प्लस H प्लस, दिस इज एल्कोक्साइड आयन। मेथॉक्साइड, एथॉक्साइड, इस तरह से मेथॉक्साइड आप जानते हैं लेस स्टेबल है। क्यों ऐसा है? रेजोनेंस तो नहीं होगा यहाँ पर, नो रेजोनेंस। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होने वाला, कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे। एक और ख़ास बात आप जानते हैं, R जो होता है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। R जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है। R ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और आपको ये पता है, इस तरह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और आपको ये पता है कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं अगर नेगेटिव सेंटर से जुड़े हुए हैं तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो घट जाती है। ऋणावेशित केंद्र पर अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा या इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। हम फिर से बोल रहे हैं, ऋणावेशित केंद्र पर यदि इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तो स्थायित्व कम हो जाता है। ऋणावेशित केंद्र अगर है उस पर किसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये लेस स्टेबल होता है। और आप फिर जानते हैं कि अगर ये लेस स्टेबल, जो बचा है वो कम स्थायी है, जो बचा है वो कम स्थायी है तो उसका अणु कम क्रियाशील होगा। ठीक, उसके अणु के बारे में बात कर रहे हैं। जो बचा है वो कम स्थायी है तो उसका अणु कम क्रियाशील होगा, जो बचा है वो ज़्यादा स्थायी है तो उसका अणु अधिक क्रियाशील होगा। ठीक बेटा, जो बचा वो ज़्यादा स्थायी तो उसका अणु अधिक क्रियाशील, जो बचा वो कम स्थायी, H प्लस त्यागने के बाद जो बचा वो कम स्थायी तो उसका अणु कम क्रियाशील। ठीक है। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन और फिनॉल के एसिडिक प्रॉपर्टी का जो रीज़न हम बता रहे हैं ज़्यादा स्टेबल, वो कैसे डिस्कस करेंगे देखते हैं। फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी और जो उसकी एल्कोक्साइड आयन के साथ कंपैरिजन हम देख रहे थे, तो पहले अब हम देखते हैं फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एज वेल फिनॉल के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो फिनॉल को जो हम बोल रहे थे कि कम क्रियाशील होगा और जो फिनॉक्साइड है ना वो ज़्यादा क्रियाशील होगा, तो ऐसा होगा क्यों वो हम देखते हैं। एक एक करके सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं, पहले वो देख लेते हैं और उसमें कंपैरिजन करके ये बताया जा सकता है आसानी से कि आखिर फिनॉल जो है वो कम क्रियाशील क्यों होता है और फिनॉक्साइड आयन एज रेस्पेक्ट टू फिनॉल वो ज़्यादा स्थायी क्यों हो जाता है। फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्थायी क्यों हो जाता है, फिनॉल कम क्रियाशील क्यों होता है। ध्यान रखिएगा भाई, सेंटेंसेस को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आई होप की बात समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो फिनॉल C6H5OH, अब इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स देखो। ये फिनॉल बेंजीन पर OH लगा है और आपको पता है कि इसके पास 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। ठीक है, अब ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ये वाला जो लोन पेयर ऑक्सीजन का है वो रिंग की तरफ आएगा और जब रिंग की तरफ आएगा तो इसका एक पाई बॉन्ड जो है, क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर डीलोकलाइज होगा। क्या मिलने वाला है फिर देखो, ये हो गया बेटा डबल बॉन्ड OH,
अच्छा, इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर पड़ा हुआ है लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, हम यहाँ से दिखा देते हैं। ये वाला नेगेटिव चार्ज अगले कार्बन पर मूव करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं, डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, और ये तो यहाँ क्या बन गया है, डबल बॉन्ड अलॉन्ग विथ पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। अगला देखो, अब ये पाई बॉन्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज है फिर से शिफ्ट करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये स्ट्रक्चर मिल रहा हमें, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहाँ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ है, और अल्टीमेटली ऑक्सीजन ये है अलॉन्ग विथ पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, वन लोन पेयर। ये हो गया। एक फॉर्म और बना देते हैं स्टेबिलिटी के रीजन में, एक चीज़ ये धरा गई और ये बॉन्ड फिर से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो आप देखें स्ट्रक्चर्स मिल गए हमें फिनॉल के, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और आप देखिए कि जो पाई बॉन्ड है रिंग के अंदर का वो शिफ्ट हो गया है, यहाँ 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 था, अब देखो चेंज हो गया, ये पूरे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गए। तो 1 2 3 यहाँ पाई बॉन्ड बन गया। क्लियर। अब इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं, 1 2 3, ये चौथा है और ये पांचवा। दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये क्या है, ये हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। किसके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। ठीक बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। एक तो ये हो गया। अब दूसरा पार्ट देख रहे हैं, फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वो भी देखो क्या होता है। ध्यान रखिएगा, यूपी बोर्ड में केवल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी आया है। तो फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं वो देखते हैं। तो फिनॉक्साइड कब बनेगा, जब H+ निकल जाएगा तब बनेगा। तो ये हो गया, ये पाई बॉन्ड, क्लियर है। देखो, जब फिनॉल था, ये फिनॉल है और यहाँ इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है H+। अब ये H, जब ये H+ निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड तो पड़ा है ना, ये वाला बॉन्ड, तो इस पर जब आएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा अलॉन्ग विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ठीक है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर। तो ये जो पार्ट है इसी को बोल रहे हैं फिनॉक्साइड आयन। अब ये स्टेबलाइज हो रहा है, ये खुद को स्टेबलाइज करेगा थ्रू डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखो, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करे, यहाँ ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करे, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है फिर से यहाँ शिफ्ट होगा। ध्यान से बनाएंगे तो हो जाएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर गया तो यहाँ बॉन्ड बन गया और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया। अगली बार बेटा ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। तो ये आ गया आपके पास, नेगेटिव चार्ज यहाँ हो गया है, पाई बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, और ये वाला पाई बॉन्ड तो है ही अलॉन्ग विथ 2 लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन्स, ठीक है। अगला क्या है, फिर से शिफ्टिंग देखो, ये जो पाई नेगेटिव चार्ज है ये मूव करेगा यहाँ और ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो अब ये स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड अलॉन्ग विथ 2 लोन पेयर। एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, एक और पॉसिबल है, यहाँ मूव करेगा और ये इधर मूव कर जाए। तो अब आप देखें तो फिनॉक्साइड आयन हमें फिर मिल गया, ये स्ट्रक्चर था यही, लेकिन इसमें पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हो गया, मतलब पाई बॉन्ड जो है वो चेंज हो गया है। अब इस स्ट्रक्चर को हम बोल दे रहे हैं A, B, C, D और E। ये भी क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ठीक है बेटा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन, और ये क्या था, फिनॉल। क्लियर। अब जरा इन दोनों में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आए,
ठीक है, ऑक्सीजन कोई अनकंफर्टेबल नहीं फील होगा ऑक्सीजन को, लेकिन अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वो मतलब ज़्यादा टेंशन वाला होगा, या कह सकते हैं वो डीस्टेबिलिटी को ज़्यादा शो करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ऑक्सीजन लेना, इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल होता है, और अगर किसी तरीके से वो दे रहा है तो वो बॉन्ड बहुत टेंशन वाला होगा, ये कह सकते हैं बॉन्ड बहुत ज़्यादा, या जो स्पीसीज़ बनेगी बहुत कम स्थायी होगी, बहुत कम स्थायी होगी। क्लियर। अब आप फिनॉल के स्ट्रक्चर्स में जब आप देखें तो स्ट्रक्चर नंबर 2nd, 3rd और 4th, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये ऑक्सीजन को मंजूर नहीं है। हम दूसरे तरीके से बोल दे रहे हैं, ऑक्सीजन को मंजूर नहीं है, या ऑक्सीजन इस केसेस में अनकंफर्टेबल है। तो जब अनकंफर्टेबल है तो ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे, ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे। हम इनकी और इनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो फिनॉल के केस में अगर आप देख रहे हैं तो फिनॉल में स्ट्रक्चर नंबर 2nd, 3rd और 4th में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया है। ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युतीय परमाणु होता है, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाने के कारण ये संरचनाएं कम स्थायी होती हैं। ये संरचनाएं क्या होती हैं बेटा, कम स्थायी होती हैं। ये संरचनाएं लेस स्टेबल, जी हाँ, ये संरचनाएं कम स्थायी होंगी, कम स्थायी होती हैं। और जब कम स्थायी होंगे, जब ये कम स्थायी होगा तो इनका जो अणु होगा वो भी क्या होगा, कम स्थायी होगा, कम स्थायी होगा। समझ रहे हैं आप। अब देखो इसका दूसरा हिस्सा देखो, इसका दूसरा हिस्सा देखो ये स्ट्रक्चर्स कम स्टेबल, तो इसलिए ये इस तरह से रेजोनेंस तो बनाता है बट इस तरह की रिएक्टिविटी शो नहीं करना चाहेगा। दूसरा हिस्सा हो फेनॉक्साइड आयन में देखो, इस फेनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कहीं पर भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। स्ट्रक्चर नंबर बी, सी, डी सब पर उसका जो ओरिजिनल केस है, मतलब दो बॉन्ड पेयर और साथ में दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, हर जगह केसेस में इसको नेगेटिव चार्ज को छोड़ दीजिए तो यहाँ पर कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन वैसे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है नेक्स्ट टू फ्लोरीन के बाद का दूसरा एलिमेंट है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है जो इसकी स्टेबिलिटी को और बढ़ाएगा। आप कह सकते हैं ये अनकंफर्टेबल इस दशा में महसूस नहीं करेगा, लेकिन इन तीनों दशाओं में अनकंफर्टेबिलिटी ज़्यादा है, अर्थात ये असहज है इस अवस्था में, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कम है और इन सब की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए फेनॉक्साइड आयन जो होता है दिस इज़ मोर स्टेबल। समझ रहे हैं बेटा, फेनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए फिनॉल जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, मोस्ट रिएक्टिव, मतलब फिनॉल से H+ आसानी से निकल जाता है। तो फिनॉल और एल्कोहल में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो फिनॉल में फेनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्थायी हुआ। क्यों स्थायी हुआ, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज जाता है फेनॉक्साइड आयन, जबकि एल्कोहल में एल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता, और जो एल्कोक्साइड आयन पे +I इफेक्ट के कारण उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है, क्योंकि माइनस चार्ज होता है एल्कोक्साइड पर क्या होता है, माइनस चार्ज, और ये +I इफेक्ट शो करता है। तो +I इफेक्ट के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो एल्कोहल कम क्रियाशील होगा, जबकि फेनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्थायी है, इसीलिए फिनॉल ज़्यादा क्रियाशील होगा एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल। क्लियर। तो दिस इज द एसिडिक पैटर्न एंड द रीज़न बिहाइंड द स्टेबिलिटी एज वेल रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल। क्लियर। अब इसके कुछ दूसरे एस्पेक्ट देखो, में जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसको हम इस तरह से रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि फिनॉल में अगर कोई दूसरा प्रतिस्थापी समूह आ जाए, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप आ जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, तो क्या फिनॉल की अम्लीय प्रबलता प्रभावित होती है। तो एक सीधा सा शब्द, हाँ प्रभावित होती है। ठीक है, फिनॉल की अम्लीय प्रबलता प्रभावित होती है अगर फिनॉल पर बेंजीन रिंग पर कोई ऐसा समूह लगा हुआ हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा हो, या इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, अपनी ओर खींच रहा हो, या इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहा हो। तो एक एक करके देखते हैं। इसमें दो हिस्से में हम डिस्कस कर लें। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप मतलब EWG अगर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर ये लगा है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर ये प्रेजेंट है बेटा
तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करने वाले समूह, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करने वाले समूह क्या कहलाएंगे, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, अपनी ओर खींचेंगे ये। तो वास्तव में अगर आप देखिए अपनी ओर अगर खींचेंगे तो ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक दैट नाइट्रो, जैसे अर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल होता है, ऐसे ही कुछ और, CHO, COOH, साइनाइड, ऐसे और भी ढेर सारे। तो अब इसमें अगर आप देखें तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो अगर रिंग पर अगर फिनॉल के रिंग की बात हम कर रहे हैं, तो फिनॉल में अगर रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगेगा, अगर ये लगेगा, अगर ये है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। मतलब अगर ये सब लगे हैं तो इनकी अम्लीय प्रबलता फिनॉल से कहीं ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर फिनॉल से H+ निकाला जाए, फिनॉल से H+ निकाला जाए तो कहीं ना कहीं जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। क्लियर बेटा? ये था फिनॉल C6H5OH, और यहाँ से जब आप फिनॉक्साइड आयन बना रहे हो, मतलब ये, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन जो आया है, जो निगेटिव चार्ज के रूप में ऑक्सीजन पर है, वो रिंग की तरफ डीलोकलाइज हो रहा है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो पूरे रिंग पर निगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। पूरे रिंग पर क्या मूव कर रहा है बेटा? अगर उस स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड हमें बनाना होता तो हम ऐसे दिखा देते। तो ये ऑक्सीजन हो गया और ये नेगेटिव चार्ज किस पे मूव कर रहा है? रिंग पर। किस पे मूव कर रहा है? रिंग पर। और यहाँ ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। तो ये फिनॉक्साइड आयन ये स्टेबल है, और ख़ास बात इसमें ये भी है कि जो नेगेटिव चार्ज है पूरे रिंग पर मौजूद है। अब रिंग पर से कोई इलेक्ट्रॉन अगर बाहर खींच ले, जिसे हम कह रहे हैं EWG, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हों, तो रिंग पर अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता हो, तो फिनॉल के OH से H+ का निकलना आसान हो जाएगा, या कह सकते हैं फिनॉल से OH के निकलने की जो दर है वो बढ़ जाएगी। फिनॉल से H+ के निकलने की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसीलिए उनकी अम्लीय प्रबलता भी बढ़ जाती है। तो जितने भी EWG ग्रुप लगे होते हैं फिनॉल पर, वो सब एसिडिक प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ा देते हैं। क्लियर? अब इसमें हम इसको ऐसे बता देते हैं, ऐसे समझो। ये फिनॉल और ये हो गया फिनॉक्साइड आयन, ये हो गया फिनॉक्साइड आयन। ठीक, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? EWG लगा है, कहीं लगा है, अर्थोमेटा पैरा पे कहीं लगा है। तो ये यहाँ भी वही ग्रुप लगा है, EWG इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, मतलब ऐसा परमाणु या समूह लगा हुआ है जो रिंग से अपने इलेक्ट्रॉन खींचता हो। वो आर्थो पे लगा हो, मेटा पे लगा हो, पैरा पे लगा हो, तीनों पोजीशन में कहीं पे भी लगा हो। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये मोर स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक बेटा? यहाँ से H+ थोड़ी ना निकलेगा, ये ज़्यादा स्थायी हो रहा है। कैसे? EWG ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन जो रिंग पर आ रहा है उसको अपनी ओर खींच रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। जब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो इसके अणु की क्रियाशीलता क्या होगी? बढ़ेगी। इसकी स्टेबिलिटी जो बच रहा है वो ज़्यादा स्थायी हो रहा है, तो उसकी अणु की क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ से H+ ज़्यादा निकलेगा, अर्थात इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? अब इसमें पैटर्न देखो, हम ले रहे हैं नाइट्रोफिनॉल्स की कैटेगरी ले रहे हैं बेटा। इसमें जो एग्जांपल हम उठा रहे हैं दे आर द नाइट्रोफिनॉल्स, उसी को हम देख रहे हैं नाइट्रोफिनॉल्स। तो एक पैटर्न याद रखो, POM ये होता है, POM ये याद रखो। नाइट्रोफिनॉल्स की कैटेगरी में क्या होगा एसिडिक प्रॉपर्टी में? POM, मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर आर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड देन मेटानाइट्रोफिनॉल। और फिनॉल जो है उसके बाद आएगा, मतलब यहाँ आएगा फिनॉल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फिनॉल पर अगर EWG ग्रुप लग जाए तो वो फिनॉल की अम्लीय प्रबलता को बढ़ा देते हैं, चाहे ये लग जाए, ये लग जाए, ये लग जाए, ये लग जाए।
क्लियर। तो ये अम्लीय प्रबलता बढ़ा देंगे। हम नाइट्रोफिनॉल की कैटेगरी में यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? पैरानाइट्रोफिनॉल, देन आर्थो, देन मेटा, और लास्ट में क्या होगा? फिनॉल, एज इट इज़ फिनॉल। अब देखो जरा, यहाँ पर पैरानाइट्रोफिनॉल, ये हो गया OH और ये हो गया NO2। 180 डिग्री पर होता है, सीधे सीधे खींचेगा तो H+ बड़ी आसानी से निकल जाता है। आर्थो नाइट्रोफिनॉल POM होता है, याद रखिएगा इसे, POM। और ये हो गया क्या? मेटा नाइट्रोफिनॉल। क्या हो गया बेटा? मेटा नाइट्रोफिनॉल। और ये फिर लास्ट में क्या हो गया? फिनॉल। तो अगर EWG ग्रुप लगेंगे तो वो फिनॉल से ज़्यादा अम्लीय होंगे। ये है पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। ये हो गया बेटा आर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये हो गया मेटा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है? एक बात और देख लो, एक चीज़ और देख लो। ये जो केस हमने बताया अभी आपको नाइट्रोफिनॉल्स में, ये मोनो डेरिवेटिव थे, मतलब इसमें सिर्फ एक NO2 लगा था। अब अगर NO2 के नंबर्स हम बढ़ा दें, NO2 के नंबर्स क्या कर दें? बढ़ा दें। NO2 के नंबर्स अगर हम बढ़ा देते हैं, NO2 के नंबर्स, तो जिसमें NO2 नंबर ज़्यादा होंगे वो उसके पिछले वाले NO2 डेरिवेटिव से कहीं ज़्यादा अम्लीय होंगे। मतलब NO2 के नंबर्स बढ़ने से अम्लीय प्रबलता और बढ़ जाती है। तो बॉन्ड NO2 ग्रुप की संख्या बढ़ने से अम्लीय प्रबलता बढ़ती है। ये फिनॉल के लिए है, अम्लीय प्रबलता बढ़ती है। ये सिर्फ फिनॉल पे लगाएंगे आप। अब देखो ज़रा यहाँ, ये हम यूज़ कर रहे हैं OH, NO2 और ये हो गया बेटा NO2। ठीक, नंबर 2, 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अगला देखो, ये हो गया OH, ये हो गया NO2 और ये हो गया NO2। ठीक, अगला देखो, ये डाइनाइट्रो हो गया। क्या हो गया? ये डाइनाइट्रो। और ये हो गया OH, ये हो गया OH, एस सच OH NO2। ऐसे देख लो अगर। और फिर देखो तो यहाँ लिख देते हैं फिनॉल को प्रॉपर्टी में कंपेयर करने के लिए। यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, अब पहले तो नहीं पूछा जाता लेकिन अब पूछा जाता है, ध्यान रखना। ये 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल और ये 4 नाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल, 4 1 2 3 4 नाइट्रोफिनॉल और ये तो एज इट इज़ फिनॉल। क्लियर? वैसे ये क्या है? दिस इज़ पिक्रिक एसिड। क्या है बेटा? पिक्रिक एसिड। ये स्वाद में बहुत कड़वा होता है, ये स्वाद में बहुत कड़वा होता है। तो पिक्रिक एसिड, पिक्रॉस इससे बनते हैं ढेर सारे, या पिक्रेट्स बनाए जाते हैं, लवण। तो ये पिक्रिक एसिड है। इट इज़ मोर एसिडिक देन डाइनाइट्रोफिनॉल, देन मोनोनाइट्रोफिनॉल एज वेल सिंपल फिनॉल। क्लियर? तो ये था EWG का प्रभाव। अब दूसरा हिस्सा देखो, देखते हैं दूसरा पार्ट बेटा। EDG ग्रुप लगे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, समझ गए? अब अगर रिंग पर फिनॉल के रिंग पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह लग जाएं, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह मतलब इलेक्ट्रॉन दाता समूह, ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह, तो थोड़ा सा फिर सोचो ज़रा कि अगर फिनॉल से H+ निकलता है तो फिनॉक्साइड आयन बनता है। फिनॉक्साइड आयन मतलब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज अनुनादी संरचना के द्वारा रिंग पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। अब किसी सेंटर पर अगर नेगेटिव चार्ज है और वहाँ बाहर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हमने जैसा कि पहले बताया आपको कि अगर ऋणावेशित केंद्र है उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व किसी तरीके से बढ़ेगा तो उस स्पीसीज़ की जो स्टेबिलिटी है वो घट जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब नेगेटिव सेंटर पर अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो उस समूह का स्थायित्व घट जाता है। तो अब आप सोचो कि अगर फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि H+ त्यागने के बाद फिनॉल से फिनॉक्साइड मिलेगा, अगर फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व तो किसी तरीके से कम हो जाए, किसी भी कारण से कम हो जाए, जैसा हम बता रहे हैं अभी कि EDG ग्रुप आ जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गए हों, तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन देंगे रिंग को, और रिंग पर क्या आ रहा है H+ त्यागने के बाद? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए तो उस नेगेटिव चार्ज वाले फिनॉक्साइड पार्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी? घट जाएगी।
ऋणावेशित केंद्र पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से उस केंद्र का स्थायित्व घट जाता है, अर्थात फिनॉक्साइड आयन कम अस्थायी होगा। फिनॉक्साइड आयन कम अस्थायी होगा। अब वही सेंटेंस फिर से सोचो जरा, अगर जो बच रहा है वो कम अस्थायी है तो उसका अणु कम क्रियाशील होगा, जो बच रहा है वो ज़्यादा अस्थायी है तो उसका अणु ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो इस दशा में EDG लगने के कारण जो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी है वो घटेगी, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी घटेगी, तो उस दशा में फिनॉल की अम्लीय प्रबलता भी घट जाएगी, अर्थात फिनॉल और ज़्यादा दुर्बल होता जाएगा। अर्थात यहाँ पर ये जो आते हैं EDG ग्रुप लगे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह के कारण अम्लीय प्रबलता या अम्लीय क्षमता घटती है। ये चीज़ ध्यान रखिए, किसी भी दशा में, किसी भी पोजीशन पर, चाहे आर्थो हो, चाहे मेटा हो, चाहे पैरा, अगर वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह लग रहे तो स्टेबिलिटी घटेगी फिनॉक्साइड आयन की और फिनॉल की। फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी घटेगी, फिनॉल की अम्लीय प्रबलता क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। तो फिनॉल दुर्बल अम्ल हो जाएंगे, मतलब फिनॉल की अम्लीय प्रबलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसी केस में ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी इसके पहले हम बता रहे थे आपको कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई लेने वाला समूह आ जाए तो अम्लीय प्रबलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसे समूह लगे जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो उनके कारण अम्लीय प्रबलता घट जाएगी। तो फिनॉल जो है वो इन सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा इन डेरिवेटिव से एज कंपेयर टू जो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप थे उनके रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो जरा ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे अम्लीय प्रबलता क्या कर देंगे बेटा, घटा देंगे, अम्लीय प्रबलता कम कर देते हैं, वही है, कम कर देते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो जरा इसको ऐसे दिखा रहे हैं हम, ये फिनॉल H+ दिया इसने, फिनॉक्साइड आयन बन गया फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब इस पर ग्रुप कैसा लगा हुआ, जो इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब EDG लगा है, इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहा है। और आप जानते हैं EDG लगा हुआ है और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिव सेंटर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अर्थात ये लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल अगर हो गया, कम अस्थायी हो गया, तो इसकी एसिडिकेशन भी क्या होगी, कम होगी, तो लेस एसिडिक। समझ गए, इसका स्थायित्व कम तो इसकी अम्लीय प्रबलता भी कम, इसका स्थायित्व कम तो इसकी अम्लीय प्रबलता कम। ये वो अणु है जिससे H+ निकला है, तो ये कम अस्थायी है, तो इसका अणु भी क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। अब इसके इफेक्ट देखो जरा, इसमें हम ले रहे हैं एग्जाम्पल बेटा क्रेसॉल्स के, क्रेसॉल्स। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन दाता समूह का मतलब यहाँ मोस्टली हम किसको लेंगे, R समूह एल्किल ग्रुप। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, चाहे सामने वाले को ज़रूरत हो या ना हो। अब देखो जरा, इन सभी में अगर आप देखें तो ये चीज़ याद रखिए, वहाँ क्या बताया था शॉर्ट में आपको, POM मतलब पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक, आर्थो वाले से आर्थो ज़्यादा एसिडिक, मेटा वाले से, और सबसे लास्ट में क्या आता था, फिनॉल। यहाँ क्या है, MPO, यहाँ है MPO, और इसके आगे क्या होगा, फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होंगे इन सब से। और इन तीनों में क्या फ़र्क पड़ेगा, मेटा वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, पैरा वाला उससे कम, और आर्थो वाला सबसे कम। ठीक, देखो ज़रा इनमें पैटर्न देखो, ये है फिनॉल, ये है फिनॉल, ये है मेटा क्रेसॉल OH CH3, ये है पैरा क्रेसॉल। एक्चुअली इन सब की जो K की वैल्यू होती है उसी से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन K की वैल्यू इतनी याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको कि आप सारे के सारे K वैल्यू रटेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये शॉर्ट में याद रखिए कि अगर EWG ग्रुप आता है तो POM EWG के लिए क्या था, EWG जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप थे, जो फिनॉल की अम्लीय प्रबलता बढ़ा रहे थे, वो था POM। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप हैं EDG इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप हैं, उसमें इसी M को आगे ले आओ, बस हो गया MPO। POM हो गया, इस M को आगे ले आओ, MPO हो गया। तो मेटा वाले की अम्लीय प्रबलता ज़्यादा, पैरा वाले की कम, और आर्थो वाले की उससे भी कम। ठीक है इतना, तो ये था
फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा, ये क्रम है। फिनॉल ये मेटाक्रेसॉल, ये पैराक्रेसॉल और ये बेटा अर्थोक्रेसॉल, ठीक है। अब इसके कुछ और हिस्से देखो, और वो ये के अलावा हम कुछ और फीचर बताते हैं, कुछ और डेरिवेटिव्स हैं फिनॉल के, वो देखते हैं। देखो जरा, मान लो ये फिनॉल पर मेथॉक्सी ग्रुप लगा हो, ठीक है, या फिनॉल पर अमीनो ग्रुप लगा हो, तो इनकी प्रॉपर्टी है कुछ, ये जो है ये प्लस आर इफेक्ट भी शो करते हैं, प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला, ठीक है। और इनका खुद का जो नेचर है ऑक्सीजन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये माइनस आई इफेक्ट भी काम करते हैं, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इंडक्टिव इफेक्ट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इन दोनों समूहों में अगर आप देखें बेटा, तो इनमें दोनों इफेक्ट काम करता है, प्लस आर इफेक्ट भी काम करेगा और माइनस आई इफेक्ट भी काम करेगा, ठीक है। तो फिनॉल के साथ अगर हम कंपेयर करें इनको, फिनॉल के साथ अगर हम कंपेयर करें तो उनकी पोजीशन के बेस पर कहीं ये वाला इफेक्ट प्रभावी होता है, कहीं ये वाला इफेक्ट प्रभावी होता है, जिसके कारण मतलब प्लस आर इफेक्ट कहीं पर ज़्यादा प्रभावी हो जाता है या कहीं पर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, ठीक। अभी क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी बात आपको कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम फिनॉल के ऐसे डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं जिसमें डुअल करेक्टर आ रहा है, मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण माइनस आई इफेक्ट जनरेट हो रहा है, लेकिन चूंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन लोन पेयर टू द बेंजीन रिंग, तो वो डोनेट भी कर रहे हैं, मतलब उनमें प्लस आर इफेक्ट भी है और माइनस आई इफेक्ट दोनों तरह की प्रॉपर्टी है। तब उस दशा में फिनॉल के अम्लीय प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे अभी जो हमने बात की वो अलोन प्रॉपर्टी थी, या तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो गया, या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला अगर ग्रुप लगे तो फिनॉल की अम्लीय प्रबलता को बढ़ा देंगे, मतलब वो सारे डेरिवेटिव फिनॉल से ज़्यादा अम्लीय होते हैं। और अगर ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन फिनॉल को देते हों, रिंग को देते हों, तो उससे जो डेरिवेटिव बनेंगे वो फिनॉल से दुर्बल अम्लीय हो जाएंगे, फिनॉल से दुर्बल अम्लीय हो जाएंगे एज इट इज़। क्लियर है? वहाँ पैटर्न था POM का इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप वाले में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले में MPO का एग्जाम्पल है। क्लियर? ये चीज़ याद रखिएगा बेटा, ये चीज़ याद रखिएगा तो आसानी समझ में आ जाएगी आपको। EWG के साथ ये है और EDG के साथ ये है, ठीक। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे ग्रुप या डेरिवेटिव ले रहे हैं जिसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर और साथ में मेथॉक्सी CH3 ग्रुप है, तो कुल मिला के प्लस आर इफेक्ट। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है लेकिन हाइड्रोजन के साथ, और कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, जैसे ऑक्सीजन लगा होता तब इलेक्ट्रॉन खींचा जाता, तब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप में हो जाता है, लेकिन NH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्योंकि ये sp2 कार्बन से अटैच होगा ना, तो डोनेट करेगा। यहाँ पर लोन पेयर है तो यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण माइनस आई इफेक्ट भी है। तो जब फिनॉल के डेरिवेटिव मिलते हैं या बनते हैं तो उसमें पोजीशन अर्थोमेटा पैरा के आधार पर कहीं ये वाला प्रभाव जो है ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, या कहीं पर ये वाला प्रभाव ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो अब सिंपल सेंटेंस याद रखो, क्या होगा इसके लिए अगर ऐसा है तो, आर्थोपैरा पोजीशन फिनॉक्साइड आयन, वीडियो पॉज करके पीछे भी जा सकते हो और वहाँ जाके देखो फिनॉक्साइड आयन का जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा रहे थे तो नेगेटिव चार्ज जो मूव कर रहा था वो पोजीशन नंबर 2, 4 और 6 पे आ रहा था। जो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा था फिनॉक्साइड आयन का, ये था फिनॉक्साइड आयन। ये जब रिंग की तरफ ट्रांसफ़र किया आपने तो यहाँ आया था नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ आया था, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ आया था। तो वास्तव में ये क्या था? ये था आर्थो पोजीशन। ये वाली पोजीशन कैसी है? पैरा। और ये वाली पोजीशन कैसी है? आर्थो है। तो आर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। अब आप सोचिए नेगेटिव चार्ज है और अगर ये ग्रुप जो हैं, ये ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पे लगे हों, और आर्थो और पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस के बाद क्या आने वाला है? नेगेटिव चार्ज। और इस नेगेटिव चार्ज वाले सेंटर पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है, मतलब प्लस आर प्रभाव ज़्यादा हो गया है। तो प्लस आर प्रभाव अगर डोनेट कर रहा है, ये इनका जो नेचर है, तो वो अम्लीय प्रबलता को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो अगर आर्थो और पैरा स्थान पर स्थितियों पर अम्लीय प्रबलता घटती है, अम्लीय प्रबलता घटती है, ठीक है, मतलब यहाँ पर प्लस आर प्रभाव जो है वो काम कर रहा है। दूसरा हिस्सा मेटा स्थिति पर, मेटा पोजीशन पर, तो यहाँ जो सिंपल इनका होता है, क्योंकि मेटा प्लेस पर कोई निगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है,
फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जाके ध्यान से देखो पीछे, तो वहाँ पर ये वाला प्लेस, ये वाला प्लेस, ना तो इस पर प्लस आया है ना माइनस आया है, तो ये वाला प्लेस एज इट इज़ पड़ा हुआ है। ठीक, तो वहाँ पर इस पोजीशन पर क्या होगा, अम्लीय प्रबलता बढ़ती है, अम्लीय प्रबलता बढ़ती है, ये ध्यान रखना बेटा। और यहाँ कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। क्लियर। तो उस केस में अगर हम कंपाउंड इसका देख लें जरा, इसका भी और फिनॉल के साथ, तो यहाँ देखो हम ये दिखा देते हैं पहले, ये हो गया OH। क्लियर, OH मेटा वाली पोजीशन ये ज़्यादा अम्लीय है, बढ़ जाती है ना, और ये हो गया OH, ये हो गया OCH3, ये हो गया OH और ये हो गया OCH3। तो इन तीनों के केस में अगर आप देखोगे, इन तीनों के केस में तो मेटा अब ये देखो, ये मेथॉक्सी हो गया और ये क्या हो गया, फिनॉल। तो OH और OCH3 तो क्या हो जाएगा, मेटामेथॉक्सी फिनॉल। मेटामेथॉक्सी, ये क्रियात्मक समूह नहीं, ये क्रियात्मक समूह है इसलिए, तो मेटामेथॉक्सी फिनॉल, और ये आर्थोमेथॉक्सी फिनॉल, आर्थोमेथॉक्सी फिनॉल, और ये क्या हो गया बेटा, पैरामेथॉक्सी फिनॉल। ठीक है, तो इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो पैटर्न आपको क्या मिला, MOP, याद रखो, ये याद रखो, मेटा वाला जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा आर्थो और पैरा वाली की अपेक्षा। क्लियर। अब इसी में हम फिनॉल को भी इंक्लूड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ Ka वैल्यू, देयर Ka वैल्यू, तो उसमें अगर हम कंपेयर करें तो फिनॉल यहाँ आता है, फिनॉल। समझ गए। तो अब खुद देखो जरा, मेटा स्थान पर अगर अम्लीय प्रबलता बढ़ती है फिनॉल से बढ़ जाएगी, लेकिन जो आर्थो और पैरा स्थान पर है वो अम्लीय प्रबलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि आर्थो और पैरा स्थान पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में माइनस चार्ज आ रहा है, और उस समय अगर प्लस आर इफेक्ट होगा, मतलब प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला जो नेचर है वो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला नेचर है बढ़ रहा है, तो जिसके कारण इसकी अम्लीय प्रबलता फिनॉल से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इन दोनों की अम्लीय प्रबलता फिनॉल से कम और इसकी अम्लीय प्रबलता फिनॉल से ज़्यादा। क्लियर। इसके दूसरे एग्जाम्पल देखो, हम ले रहे हैं डाईहाइड्रिक फिनॉल्स की, डाईहाइड्रिक फिनॉल्स, 2 बार OH है ना, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है यहाँ, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अगर आप इसमें देखेंगे कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्रेसॉल, यही तो था, तो वहाँ पर 2 बार OH, तो ये चीज़ तो ध्यान रखो, मेटा वाला ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा, मेटा वाला ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पैरा वाला होगा और यहाँ फिर आर्थो वाला होगा। ठीक है, जैसे इसमें बताया ना MOP करके है, यहाँ इन दोनों में इंटरचेंज हुआ है, OH और ये OH। ये सारे पैटर्न जो है बेटा इन सब के K की वैल्यू के बेस पे अरेंज किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, ये क्या है, क्विनॉल, और ये क्या है बेटा, कैटेकॉल, कैटेकॉल। तो ये है अम्लीय प्रबलता डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स के लिए। क्लियर, ये पैटर्न याद रखिएगा। अब हम कुछ फैक्ट बता देते हैं, कुछ और चीज़ें। फिनॉल को अगर आप उसकी अम्लीय प्रबलता को प्रैक्टिकली कुछ रिएक्शन देखना चाहें तो कैसे हम बता सकते हैं फिनॉल के लिए, तो फिनॉल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो आप जानते हैं कि यार ब्लू टू रेड होगा तो नेचर कैसा होगा लिक्विड का, एसिडिक, लाल कर देता है। ठीक है, तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये हो गया। दूसरा है ये बेटा ये कि अगर आप फिनॉल को सोडियम धातु से क्रिया करा दीजिए तो मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस। तो लिबरेट हो रही है हाइड्रोजन गैस, जिससे ये भी प्रूफ हो रहा है कि यहाँ से H+ आयन या हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, एक और रिएक्शन हम दिखाते हैं। फिनॉल को अगर आप प्रबल धातुओं के हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दीजिए तब भी मिल जाएगा आपको धातु का सॉल्ट, धातु का फिनॉक्साइड आयन और H2O मिल जाएगा। तो ये रिएक्शंस जो हैं ये प्रूफ करते हैं किसको, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल्स के। क्लियर। तो आई होप कॉन्सेप्ट और इसके साइड एस्पेक्ट जो भी फिनॉल के एसिडिक प्रॉपर्टी के संबंध में थे, हमने कोशिश की है कि पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया जाए, जो कॉम्पिटिटिव लेवल का भी हो और बोर्ड एग्ज़ाम में जिस तरह के भी सवाल आते हैं वो उस तरह के सारे टॉपिक हमने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट और कुछ लगता है कि नहीं कुछ और चीज़ें बताई जानी चाहिए थी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।